के अलग अलग जिलों में जल्लीकट्टू त्योहार का जोश देखने को मिल रहा है, लेकिन यहां से कुछ परेशान करने वाली खबरें भी आ रही है। पोंगल के मौके पर आयोजित होने वाले जल्लीकट्टू त्योहार में अब तक 7 लोगों की मौत की बात कही जा रही है और एक ही दिन में करीब 400 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी खबर है। दो सांडों की भी मौत हो चुकी है और जान गंवाने वाले ज्यादातर लोग खेल में भाग लेने वाले लोग नहीं थे, बल्कि बैल के मालिक और दर्शक थे। यह खबर तमिलनाडु से आ रही है। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू त्योहार की परंपरा करीब 2500 साल पुरानी है और तमिलों की आस्था और परंपरा से जुड़ा हुआ है त्योहार। तमिल लोग हर साल खेतों में जब फसल पक जाती है उसके बाद मकर संक्रांति के त्योहार या यूं कहें कि पोंगल त्योहार मनाते हैं। और तमिल में पोंगल का मतलब उफान या उबाल होता है, उबलना, और इसी दिन वो नए साल की शुरुआत भी करते हैं। 3 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार के आखिर में सांडों की पूजा होती है, उन्हें बाकायदा सजाया संवारा जाता है और फिर शुरू होता है जल्लीकट्टू। इसे एरू थजुबुथुल भी कहा जाता है और मनक्कू विरत्तु भी के नाम से भी जाना जाता है इसको। ये खेल पोंगल त्योहार का एक हिस्सा है। ये एक ऐसा खेल है जिसमें भीड़ के बीच सांड को छोड़ दिया जाता है और इस खेल में हिस्सा लेने वाले लोगों को सांड का कुबड़ पकड़ के उसे कंट्रोल करना होता है और सांडों को कुबड़ जो ज्यादा देर तक पकड़े रहता है वही एक तरीके से विजेता माना जाता है इस खेल में। तो जल्लीकट्टू तमिल संस्कृति का हिस्सा है और इसे तमिल विरासत का प्रतीक माना जाता है और इस त्योहार में शामिल होने वाले लोगों की खास तौर पे जांच की जाती है और उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं, ऐसा दावा जरूर किया जाता है। लेकिन इस त्योहार का 2 वजहों से लगातार विरोध होता रहा है। पहला तो ये कि ये पशुओं के साथ क्रूरता है और दूसरा ये कि इस त्योहार की वजह से कई लोगों की जान पर बनाती है, कई लोगों की जान चली जाती है। 2006 में मद्रास हाई कोर्ट ने जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद तमिलनाडु सरकार ने 2009 में इसे नियमित करने के लिए एक कानून पारित किया, लेकिन 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इसे पशुओं के खिलाफ क्रूरता मानते हुए प्रतिबंधित कर दिया। 2016 में केंद्र सरकार ने चुनाव से पहले प्रतिबंध हटाने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। लेकिन 2017 में जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध के खिलाफ चेन्नई के मरीना बीच पर हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया और एक बहुत बड़ा प्रदर्शन था, जिसके बाद तमिलनाडु सरकार ने एक अध्यादेश लाकर जल्लीकट्टू को फिर से कानूनी मान्यता दे दी। 2017 में एक नया कानून भी पारित किया गया जो कि जल्लीकट्टू को पशु क्रूरता अधिनियम से छूट दे देता है। दरअसल जल्लीकट्टू इकलौता ऐसा त्योहार या परंपरा नहीं है जिसमें सांडों या बैलों को दौड़ाने या पकड़ने की होड़ दिखाई देती है, बल्कि दुनिया भर में ऐसे त्योहार हैं। पुर्तगाल जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कुछ देशों का जिक्र कर रहा हूं। यहां पुर्तगाल में बुल फाइट आम तौर पे घोड़े पर सवार होकर लोग करते हैं और बैलों को काबू करने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से फ्रांस के कुछ हिस्सों में करीब 150 सालों से बुल फाइटिंग बहुत ही पॉपुलर है। मैक्सिको सिटी में दुनिया का सबसे बड़ा रिंग है जिसमें 60,000 दर्शक बैठते हैं और उनके सामने बुल फाइटर तलवार से बैल पर हमला करता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है। पेरू में भी इसी तरह की परंपरा है। यहां भी पैदल और घोड़े पर सवार होकर लोग बैलों को काबू करने की कोशिश करते हैं। इक्वाडोर, यहां भी दिसंबर के महीने में बुल फाइटिंग मनाया जाता है, का पूरा त्योहार होता है। लेकिन भारतीय त्योहार जल्लीकट्टू की अगर सबसे ज्यादा तुलना किसी देश से की जाती है, किसी दूसरे देश की परंपरा से की जाती है, तो है स्पेनिश बुल फाइटिंग। लेकिन यह तुलना थोड़ी गलत है। पहले स्पेन की बुल फाइटिंग को जरा देखो कि उसके बाद उन्हें मार दिया जाता है, लेकिन यही जो फर्क है वो आपको स्पष्ट दिखाई देगा, जबकि जल्लीकट्टू में ऐसा नहीं होता है। जल्लीकट्टू में जिस तरीके से स्पेनिश स्पोर्ट्स में हम देखते हैं कि जो मेटाडोर है यानी कि जो बुल फाइटर है वो तलवार का इस्तेमाल करता है बैलों को मारने के लिए, लेकिन यहां जल्लीकट्टू में इस तरीके से किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं होता है और न ही आखिर में बैलों को मार देने की परंपरा, जान से मार देने की कोई परंपरा है। दरअसल स्पेन में होने वाली बुल फाइटिंग में जो मेटाडोर है वो सांड से लड़ता है और उसके पास एक खास किस्म का लिबास होता है
और साथ में एक तलवार भी होती है उसके हाथ में, और अंत में उस तलवार को उस जानवर के शरीर में उतार दिया जाता है। जबकि जलीकट्टू में खेल के खत्म होने के बाद सांड वापस मालिक के पास चले जाते हैं या फिर उन मंदिरों के में चले जाते हैं जिसे कि खास तौर पर इसी काम के लिए उन मंदिरों में जहां उनको पाला पोसा जाता है वहां उनको ले जाकर छोड़ दिया जाता है। दूसरा बड़ा फर्क यह है कि जलीकट्टू एक सांस्कृतिक आयोजन है और जिसका जन्म कृषि प्रधान सभ्यता में हुआ, लेकिन इसके ठीक उलट स्पेनिश बुल फाइटिंग जो है वो एक मनोरंजन के लिए आयोजित होने वाला खेल है। और एक तीसरा बड़ा अंतर यह है कि जलीकट्टू में प्रतिभागियों को सांडों के सींग पकड़ने की छूट नहीं होती। जलीकट्टू आदमी और सांड के बीच लड़ाई नहीं है, बल्कि उस पर सवारी करने का या उसे नियंत्रित करने का, उसे काबू करने का एक खेल है। लेकिन इससे अलग स्पेनिश बुल फाइटिंग में शामिल होने वाले लोग बुल की सींग भी पकड़ सकते हैं और उसे मार भी सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे फर्क हैं इन दोनों तरह के खेलों में। और मान्यता तो ये भी है, लोग ये भी कहते हैं कि स्पेन में तो खास तौर पे बैलों को थकाया जाता है ताकि उन्हें आसानी से काबू किया जाए और फिर उन्हें मारा जा सके। तो यहां देखने और समझने वाली बात यह है कि जलीकट्टू का आधार थोड़ा रिलीजियस है, धार्मिक है। यह आस्था और परंपरा से जुड़ा हुआ है, यह सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है। तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में जलीकट्टू में भाग लेने वाले बैलों की जो है साल भर पूजा होती है, उसकी सेवा होती है। और लेकिन एक बात जो यहां स्पष्ट तौर पे समझ में आती है कि जिस तरीके से इस बार जलीकट्टू में बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं और घायल हुए हैं, तो जलीकट्टू को लेकर जो पशुओं की क्रूरता और इंसानों की सुरक्षा, ये जो दो बड़े सवाल थे, ये दोनों सवाल एक बार फिर से तीखे हो गए हैं, एक बार फिर से बड़े हो गए हैं। और इसमें ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि खेल इस तरीके से हो कि जिसमें पशुओं के साथ साथ इंसानों